लास्ट वीडियो में हमने पादप प्रजनन को देखा। इस वीडियो के अंदर हम एनिमल ब्रीडिंग या जंतु प्रजनन को पढ़ेंगे। जंतु प्रजनन, एनिमल ब्रीडिंग। जो मानव है, इसमें जो लैंगिक प्रावस्था या प्रजनन प्रावस्था है, इसके प्रारंभिक काल को हम यौवना आरंभ कहते हैं, क्योंकि इस प्रारंभिक काल में हमारे को मानव शरीर में कुछ विशिष्ट प्रकार के लक्षण हैं वो दिखाई देते हैं, जिन्हें हम द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। जैसे कि जो लड़के हैं उनके चेहरे पर दाढ़ी मूंछ है, उनका उगना प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों की जो आवाज़ है वो कोमल होती है, जबकि लड़कों की आवाज़ है वो मोटी व भारी होती है। इसी के अलावा जो लड़के और लड़कियां हैं उनके आर्मपिट्स वाले क्षेत्र के अंदर रोम हैं वो उगना प्रारंभ हो जाते हैं। इसके अलावा जो लड़कियों का बटक रीजन है वो लड़कों की तुलना में अधिक ब्रॉडर हो जाता है। तो इस प्रारंभिक काल को हम क्या कहेंगे? यौवना आरंभ। यौवनारंभ या पवर्टी। प्रजनन प्रावस्था का प्रारंभिक काल है वो यौवना आरंभ कहलाता है मानव में। अब इस प्रारंभिक काल के दौरान हमें उनके शरीर में कुछ विशिष्ट प्रकार के फिनोटिपिक परिवर्तन दिखाई देते हैं, जिन्हें हम द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण, गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। इन लक्षणों की बात करें तो लड़कियों की आवाज़ है वो इस अवस्था में कोमल रहती है, जबकि लड़कों की आवाज़ मोटी व भारी होती है। लड़कों के चेहरों पर घने रोम हैं वो विकसित होते हैं, या दाढ़ी मूंछ है वो आना प्रारंभ हो जाती है। लड़के और लड़कियों दोनों की आर्मपिट्स है वहाँ पर घने रोम है वो उगना प्रारंभ कर देते हैं। तो इन सभी कैरेक्टर्स को हम द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। अब जो प्राणी हैं उन्हें हम प्रजनन के समय के आधार पर दो श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। प्रजनन समय के आधार पर, प्रजनन समय के आधार पर प्राणियों के प्रकार। तो प्राणी हैं उनके कितने प्रकार बनाए गए हैं? दो प्रकार है वो बनाए गए हैं। उनमें से जो फर्स्ट है उसे हम मौसमी प्रजनक कहते हैं। मौसमी प्रजनक या सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। तो मौसमी प्रजनक या सीजनल ब्रीडर्स किन्हें कहेंगे? ऐसे प्राणी जो प्रजनन आयु के दौरान वर्ष के एक निर्धारित मौसम में ही प्रजनन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मौसमी प्रजनक। तो वर्ष के एक निर्धारित समय या मौसम में प्रजनन करते हैं। ऐसे प्राणियों को हम क्या कहते हैं? मौसमी प्रजनक कहते हैं।
अब जो मौसमी प्रजनक है, इनमें किनको इंक्लूड किया जाता है? तो अधिकांश जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जंगली प्राणी हैं, वो मौसमी प्रजनक के होते हैं। इनके अलावा कुछ अदर एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो जैसे कि छिपकली या लिजार्ड है, मौसमी प्रजनक है। ठीक इसी टाइप से फ्रॉग या मेंढक है, वो भी मौसमी प्रजनक है। मेंढक वर्षा ऋतु में प्रजनन। अदर एग्जाम्पल देखें तो अधिकांश जो पक्षी है, अधिकांश पक्षी है वो मौसमी प्रजनक होते हैं। और अधिकांश जंगली प्राणी हैं वो मौसमी प्रजनक होते हैं, अर्थात वर्ष के एक निर्धारित मौसम में ही प्रजनन करते हैं। तो ऐसे प्राणियों को हम क्या कहते हैं? मौसमी प्रजनक या सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। सेकंड जो टाइप है उसे हम सतत प्रजनक कहते हैं या कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहते हैं। सतत प्रजनक और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। तो ऐसे प्राणी जो वर्ष भर या अपनी प्रजनन आयु के दौरान कभी भी प्रजनन को प्रदर्शित कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सतत प्रजनक। तो ऐसे प्राणी अपनी प्रजनन आयु के दौरान, अपनी प्रजनन आयु या लैंगिक परिपक्वता के दौरान, अपनी संपूर्ण प्रजनन आयु या लैंगिक परिपक्वता के दौरान प्रजनन प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? सतत प्रजनक कहेंगे। सतत प्रजनों के हम एग्जाम्पल्स देखें तो यहाँ पर कैटल्स अर्थात मवेशी, जैसे कि गाय है, भैंस है, ये सभी क्या है? सतत प्रजनक है। ठीक इसी प्रकार से जो कुक्कुट फार्म के जो पक्षी हैं वो भी सतत प्रजनक है। रानी मधुमक्खी वो भी सतत प्रजनक है। मानव है वो भी क्या है? सतत प्रजनक है। तो हमने प्रजनन समय के आधार पर प्राणियों को दो समूहों में बांटा है, मौसमी प्रजनक और सतत प्रजनक। अपनी प्रजनन आयु के दौरान केवल एक निर्धारित मौसम में ही प्रजनन करते हैं, वो मौसमी प्रजनक कहलाते हैं। और जो अपनी संपूर्ण प्रजनन आयु के दौरान प्रजनन प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम सतत प्रजनक कहते हैं। नेक्स्ट हम तो जो अपरास्तनी मादाएं होती है, ये अपनी प्रजनन आयु के दौरान कुछ विशिष्ट चक्रीय परिवर्तन प्रदर्शित करती है, में सहायक जनन नलिकाओं में और हार्मोन्स में। तो अपरास्तनी मादाओं के अंडाशय, सहायक जनन नलिकाओं, सहायक जनन नलिकाओं व हार्मोनों में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। हार्मोनों में चक्रीय परिवर्तन होते हैं।
यहाँ पर चक्रीय परिवर्तन का क्या मतलब है? जैसे कि अंडाशय के अंदर हम देखें तो अंड कोशिका का परिवर्तन होता है, तो इसके दौरान विभिन्न ऊतक अवस्थाएं हैं वो बनती है। ठीक इसी प्रकार से सहायक जनन नलिकाओं की हम बात करें तो गर्भाशय है, उसका आंतरिक स्तर है वो टूटता है और अंत स्तर का पुनर्निर्माण भी होता है। इसी प्रकार से एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, इन हार्मोन्स का संश्लेषण है वो या तो कम होता है या उन हार्मोन्स की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि। तो ये चक्रीय परिवर्तन होते हैं। तो जो अपरास्तनीय मादाएं हैं उनमें जो ये चक्रीय परिवर्तन होते हैं इन्हें हम दो ग्रुप्स के अंदर या दो श्रेणियों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट जो श्रेणी है उसे हम ऋतुस्राव चक्कर कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा। जबकि दूसरा जो टाइप है उसे हम मध्य चक्कर या ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं। तो ये जो चक्रीय परिवर्तन है ये प्राइमेट्स मादाओं के अंदर होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, ऋतुस्राव चक्कर। प्राइमेट्स मादाओं में जो चक्रीय परिवर्तन होते हैं उन्हें ऋतुस्राव चक्कर कहते हैं। जैसे बंदर, एप्स, गोरिल्ला, गिब्बॉन, चिंपैंजी, मानव आदि की मादाओं में पाए जाने वाले चक्रीय परिवर्तनों को ऋतुस्राव चक्कर कहते हैं। अब इस ऋतुस्राव चक्कर के अंदर रक्तस्राव है वो देखने को मिलता है और गर्भाशय का आंतरिक स्तर है वो टूटकर झड़ जाता है। गर्भाशय का आंतरिक स्तर एंडोमेट्रियम टूटकर झड़ जाता है व रक्त के साथ बाहर स्रावित होता है। जबकि मध्य चक्कर के अंदर हम बात करें तो मध्य चक्कर किन में पाया जाता है, नॉन प्राइमेट्स के अंदर पाया जाता है मादाओं में। जैसे कि हम बात करें काऊ, डॉग, डियर, हिरण, रेट्स, टाइगर एक्सेट्रा। तो नॉन प्राइमेट्स मादाओं में पाए जाने वाले जनन चक्र को हम क्या कहेंगे, मध्य चक्कर कहेंगे। तो इस मध्य चक्कर के दौरान या जो मध्य चक्कर के दौरान एक मध्य प्रावस्था होती है जिसे हम क्या कहते हैं, हीट स्टेज कहते हैं। ये जो हीट स्टेज है कि जो गाय है उसमें 20 से 25 घंटों के समथिंग होती है। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पर जो ऋतुस्राव चक्र है इसमें कभी भी तीव्र कामेच्छा है वो उत्पन्न नहीं होती। तीव्र कामेच्छा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स की डिजायर है वो उत्पन्न नहीं होती। तीव्र कामेच्छा उत्पन्न नहीं होती। जबकि यहाँ पर जो हीट स्टेज है इसके दौरान तीव्र कामेच्छा है वो उत्पन्न होती है। तीव्र कामेच्छा या संभोग करने की इच्छा है उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हम देखें तो जो नॉन प्राइमेट्स हैं इनमें गर्भाशय का
अंतःस्तर है उसका विघटन होता है, परंतु वो रक्त के साथ में बाहर स्रावित नहीं होता। इसका गर्भाशय के द्वारा पुनः अवशोषण हो जाता है। किनमें? नॉन प्राइमेट्स मादाओं के अंदर। नेक्स्ट हम देखें तो एक वर्ष के दौरान मध्य चक्कर है वो कितने आते हैं, उसके आधार पर हम प्राणियों को पुनः 3 समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं। फर्स्ट है मोनोइस्ट्रस। मोनोइस्ट्रस का मतलब वर्ष में केवल एक बार मध्य चक्कर है वो आता है, तो मोनोइस्ट्रस है वो किसमें देखने को मिलता है? हिरण के अंदर। सेकंड है उसे हम बाईस्ट्रस कहते हैं, बाईस्ट्रस। तो बाईस्ट्रस अवस्था है वो हमारे को डॉग में देखने को मिलती है। मतलब जो डॉग्स हैं इनमें एक वर्ष के दौरान 2 मध्य चक्कर आते हैं। थर्ड है पॉलीस्ट्रस। मतलब एक वर्ष के दौरान अनेक मध्य चक्कर आते हैं। जैसे कि कौन है? माइस, जो चूहे हैं उनमें एक वर्ष में 2 से अधिक बार मध्य चक्कर आते हैं। अब जो जीव है उनके जीवन चक्र की जो अंतिम और तीसरी अवस्था है उसे हम जीर्णावस्था या वर्धावस्था कहते हैं। तो थर्ड क्या है? जीर्णावस्था या जीर्णता और वर्धावस्था, जिसको हम अंग्रेजी में सेंसेंट फेज या एजिंग कहते हैं। तो जो लैंगिक प्रावस्था या जो प्रजनन प्रावस्था है इसकी समाप्ति को हम क्या कह सकते हैं? जीर्णावस्था, या पश्च प्रजनन अवस्था को कहते हैं जीर्णावस्था। तो जीर्णावस्था क्या है? प्रजनन अवस्था की समाप्ति, प्रजनन अवस्था की समाप्ति या पश्च प्रजनन अवस्था है, उसे हम क्या कह सकते हैं? जीर्णावस्था कहते हैं। जीर्णावस्था के दौरान सहवर्ती परिवर्तन प्रारंभ हो जाते हैं। सहवर्ती परिवर्तन प्रारंभ हो जाते हैं। सहवर्ती प्रारंभ का मतलब क्या है? जैसे कि उपापचयी दर है उसका धीमी होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना। सहवर्ती परिवर्तनों में हम किन की बात कर सकते हैं? उपापचयी क्रियाओं का धीमा होना। सेकंड हम क्या कह सकते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता का हासिल होना। और जो जीर्ण अवस्था है इसके अंत में जो पादप है या प्राणी है उसकी मृत्यु हो जाती है। अंत में प्राणी
या पादप की मृत्यु हो जाती है। जैसे कि हम पादपों की बात करें तो जीर्णावस्था के अंदर उनका जो पादप भाग है, जो पसली पौधे हैं, वो पीले पड़ जाते हैं। तो ये तीनों अवस्थाएं, किशोरावस्था जिसको हम कायिक प्रावस्था कहते हैं, प्रजनन प्रावस्था और जीर्णावस्था, ये तीनों 1 वर्षीय द्विवर्षीय पादपों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। उपरोक्त तीनों प्रावस्थाएं 1 वर्षीय, द्विवर्षीय पादपों में स्पष्ट रूप से विभेदित होती है। अब पादप और प्राणियों में ये जो 3 अवस्थाएं हैं, तो इसमें जो जीव है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब संक्रमण करता है तो उसके लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो इन अवस्थाओं के बीच में संक्रमण के लिए हार्मोन्स हैं, वो उत्तरदायी होते हैं। उपरोक्त तीनों प्रावस्थाओं में संक्रमण के लिए उत्तरदायी कौन है? हार्मोन्स होते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम देखें कि जो प्राणी हैं उनकी लैंगिक प्रजनन और उनके व्यवहार का जो नियंत्रण है वो किनके द्वारा किया जाता है? तो ये भी हार्मोन्स के द्वारा और पर्यावरणीय कारकों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं? जीवों की प्रजनन, जीवों के प्रजनन व व्यवहारिक परिवर्तन या परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी कौन से कारक होते हैं? तो उत्तरदायी कारक कौन है? हार्मोन्स व पर्यावरणीय कारक। तो यहाँ पर हमने जो जीवों के जीवन काल की जो 3 अवस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ा है।